हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 9 जनवरी 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने कई न्यूज़ चैनल में भी देखा होगा और कल भी ये न्यूज़ प्रमुखता से प्रकाशित की गई थी कि जो उत्तराखंड का जोशीमठ है वह पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि ज़मीन में धंस सा रहा है। वहाँ मकानों में क्रैक पड़ गए हैं, जोशीमठ में क्रैक पड़ गया है और लोगों को अब सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि सारे मकान जो हैं वो ज़मीन में समा सकते हैं। तो उसी न्यूज़ को यहाँ पर प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है कि उत्तराखंड के जो जोशीमठ में भूस्खलन और भूमि धंसने की जितनी भी घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं, उसको प्रधानमंत्री कार्यालय ने बहुत ही गंभीरता से लिया है और उसकी तैयारियां भी शुरू कर दी है कि किस तरीके से वहां पर लोगों को बचाया जाए। इस क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर ही रविवार को यानी कि कल पीएमओ में हुई उच्च स्तरीय बैठक में हालात की समीक्षा की गई और कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। बैठक के बाद निर्णय लिया गया कि सचिव सीमा प्रबंधन और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए के सदस्य सोमवार को जोशीमठ पहुंचेंगे और वहां की वास्तविक स्थिति का जायजा लेंगे, यानी वहां पर अभी की वर्तमान की स्थिति क्या है, और उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और उस रिपोर्ट के आधार पर एक विशेषज्ञों की टीम गठित की जाएगी। हालांकि कुछ विशेषज्ञों की टीम रवाना भी कर दी गई है केंद्र सरकार की द्वारा। तो ये पूरी रिपोर्टें जो हैं वो प्रधानमंत्री कार्यालय में तत्काल सबमिट करने को बोला गया है, ताकि जो उच्च स्तरीय जो सहायता है वो की जा सके। इससे पहले कल आपने न्यूज़ में जो डिस्कशन हमने कराया था उसमें मैंने बताया था कि आईटीबीपी का जो बेस कैंप है या फिर जो एरिया है आर्मी का, वहाँ पर लोगों को सुरक्षित पहुंचाया जा रहा है और आर्मी भी अपने सारे जो क्वार्टर है वो खाली करके दूसरी जगह शिफ्ट हो रही है। एनटीपीसी के जो वहाँ पर कॉलोनियाँ हैं यानी कि लोग रहते हैं उन, और जेपी कंपनी की जो रिहायशी इलाके हैं यानी कि भवन है जहां पर लोग रहते हैं, उन सभी को शिफ्ट करके आर्मी वाले एरिया में पहुंचाया जा रहा है ताकि लोगों को अभी सबसे पहले सुरक्षित किया जाए। आज भी न्यूज़ चैनल में काफ़ी दिखाया जा रहा था, लोगों के इंटरव्यू लिए जा रहे थे, तो लोग उसमें यही बता रहे थे कि उन्होंने किस तरीके से पाई जोड़कर अपने मकान को बनाया और अब वो मकान भूमिगत होने वाला है या फिर उनसे खाली कराया जा रहा है। अगर खाली भी कराया जा रहा है तो उसकी स्थिति ऐसी है कि उसको तोड़ा जाएगा, यानी कि वहाँ पर फिर से मकान बनाना ही पड़ेगा। इसमें कल एक एडवाइजरी भी जारी की गई थी कि जो नए एरिया हैं जहां पर भूस्खलन नहीं हो रहा है वहां पर नए मानकों के तहत ही अब भवन निर्माण हो सकेगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। प्रवासी भारतीयों के पासपोर्ट का रंग भले ही अलग हो पर वो खून से रिश्ता एक ही है, ये स्टेटमेंट दिया है अनुराग ठाकुर ने। देखिए, दुनिया भर में जितने भी भारत के लोग बसे हैं जिसे हम प्रवासी भारतीय कहते हैं, उन सभी का सम्मेलन रविवार को इंदौर यानी कि मध्य प्रदेश में संपन्न हुआ और इसके युवा प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया और इसके साथ ही 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का भी शुभारंभ हो गया। इस दौरान केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर साथ में थे, यानी कि उस मौके पर मौजूद थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी संबोधित किया। उन्होंने बोला कि जो भारतीय आज से 5-6 साल पहले भारत में से दूर गए हैं या फिर जो 10 साल से दूर गए हैं, अब जब वो भारत आए हैं या जो पहली बार इन सालों में पहली बार जो भारत आए हैं, तो वो भारत में हो रहे परिवर्तन को जरूर महसूस कर रहे होंगे, यानी कि उनको जो भी परिवर्तन है वो साफ नजर आ रहा होगा। वहीं मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह ने भी युवा प्रवासी भारतीयों को मध्य प्रदेश के युवाओं की तरह ही अपने भांजे और भांजी की संज्ञा दी। उद्घाटन समारोह में ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उद्घाटन समारोह में ऑस्ट्रेलिया की सांसद व भारतीय मूल की जेनेटा मस्क्रेहन्स, नाम देख लीजिए फिर से एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया की सांसद जेनेटा मस्क्रेहन्स ये मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थी और अतिथियों ने जो देखा है चेंजमेंट उसके बारे में उन्होंने भी एक एक करके बताया। उसके बाद बीते दिनों जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, अन्य कई देशों के साथ जो भारत करार कर रहा है उससे जो भारतीय प्रवासी हैं यानी कि जो दूसरे देशों में बसे हुए भारतीय हैं उनको जरूर इससे लाभ मिलेगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। चांद की धरती से होगी सितारों की सैर,
चांद की धरती यानी लद्दाख। लद्दाख में खगोल यानी कि एस्ट्रो पर्यटन के लिए नए युग की शुरुआत होने जा रही है। लेह के हॉनले में बन रही दक्षिण पूर्व एशिया की पहली डार्क स्काई सेंचुरी पर्यटकों को करीब से खगोलीय नज़ारे दिखाएगी। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये डार्क स्काई सेंचुरी क्या होता है। देखिए, डार्क स्काई सेंचुरी जो है वो अब अंधेरी रातों में आप आराम से यानी कि एकदम क्लियर ढंग से जो तारे हैं वो देख सकते हैं। ये एक संरक्षित क्षेत्र होता है जहां पर्यावरण शुद्ध माना जाता है। लेह जिले के हॉनले में डार्क स्काई सेंचुरी पूरी घाटी में फैली हुई है, यानी कि साफ वातावरण पूरी घाटी में फैला हुआ है। लेह से बहुत दूर होने के कारण यहां प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं है। हॉनले की रात घनी और काली होती है, ऐसे में तारों का नज़ारा बिल्कुल अद्भुत होता है और पूरी तरह से देखने को मिलता है। पूरी कोशिश है कि हानले में पर्यावरण में बदलाव ना हो, यानी कि वहां प्रदूषण ना पहुंचे। यहां डाई स्काई सेंचुरी स्थापित करने से इंडियन एस्ट्रोनॉमिक ऑब्जर्वेटरी विश्व पटल पर नजर आएगी। इससे न सिर्फ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, अपितु तारों, आकाशगंगा और ग्रहों के बारे में बेहतर आंकड़े भी मिल सकेंगे। हॉनले में इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी की कई साल पहले इसको स्थापित किया गया था। अब इसे ही विकसित कर डार्क स्काई सेंचुरी बनाया जा रहा है। यह तारों और ग्रहों को देखने के लिए गामा और ऑप्टिकल टेलीस्कोप यहां पर पहले से ही लगा दिया गया है, तो यह भी एक अच्छी शुरुआत मानी जा सकती है। वर्तमान में जो जमाव बिंदु से 20 डिग्री सेल्सियस नीचे के तापमान में भी इस सेंचुरी का काम तेजी से चल रहा है, यानी कि बहुत तेजी से इसको पूरा करने की उम्मीद बताई जा रही है। आगे बताया जा रहा है कि यह कार्य विज्ञान एवं तकनीक मंत्रालय के काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की देखरेख में चल रहा है। और एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह भी जान लीजिए कि इस तरह की जो डार्क स्काई सेंचुरी है वो पूरे विश्व में 16 हैं और ये भारत की पहली डार्क स्काई सेंचुरी है। अगर आपसे इस एग्जाम में पूछता है कि देश की पहली डार्क स्काई सेंचुरी कहां पर है, तो लेह में कहां? हॉनले में। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि अगले वर्ष राष्ट्र को समर्पित कर दिया जाएगा तालचेर खाद कारखाना। देखिए, ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में बनाया जा रहा है और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था 5 यूरिया संयंत्रों की स्थापना का, उसमें से 4 शुरू हो चुके हैं और ये 5वां संयंत्र है जिस पर तेजी से काम भी हो रहा है और हमारे देश में अपनी स्वयं की ऊर्जा की जो मांग है उसको पूरी करने की क्षमता है। देखिए, कोयले से गैस से यूरिया एवं यूरिया से किसानों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। इसी को लेकर केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि अगले वर्ष अक्टूबर से पहले ओडिशा के अनुगुल जिले में मौजूद तालचेर उर्वरक संयंत्र का कार्य पूरा हो जाएगा और उसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया जाएगा। शनिवार को उर्वरक संयंत्र का दौरा और संयंत्र की प्रगति की समीक्षा के बाद मांडविया ने पत्रकारों से ये बात बोली है। इस अवसर पर उपस्थित केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 17,000 करोड़ रुपए के निवेश से निर्माणाधीन देश का पहला कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी आधारित तालचेर संयंत्र देश को यूरिया व उर्वरक उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की पहल पर 2018 में शुरू हुई इस परियोजना की लगातार समीक्षा की जा रही है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। कि भारत और बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन के फरवरी में चालू होने की संभावना। हालांकि जो इसका निर्माण कार्य है वो 12 दिसंबर को ही पूरा हो गया है। ये परियोजना 130 किलोमीटर लंबी है जिस पर 377 करोड़ की लागत आई है। तो इसे बोला गया है IBFPL, भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन। अगले महीने चालू हो सकती है, आधिकारिक सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय तेल पाइपलाइन IBFPL के माध्यम से असम स्थित नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में स्थित विपणन टर्मिनल से बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन यानी कि BPC के पर्वतीपुर डिपो तक ईंधन पहुंचाया जाएगा। NRL के एक अधिकारी ने कहा, भारत द्वारा वित्त पोषित इस द्विपक्षीय परियोजना का कार्य 12 दिसंबर को पूरा हो गया था और फरवरी 2023 में इसे
चालू किया जा सकता है या देश को समर्पित किया जा सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही 2018 सितंबर 2018 में भारत और बांग्लादेश ने इसका शिलान्यास किया था, नींव रखी थी। पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी रिफाइनरी कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी बताया कि परियोजना सही मायने में इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है जिसमें कई मुश्किलें देखने को मिली और लेकिन आपसी सहयोग से इस कार्य को पूरा किया गया है। नेक्स्ट न्यूज है, आज से कोलकाता में होगी G20 की इस साल की पहली बैठक। देखिए, भारत की अध्यक्षता में इस साल G20 की पहली जो बैठक है वो बंगाल की राजधानी कोलकाता में होगी 9 से 11 जनवरी तक। और ये 3 दिवसीय बैठक के दौरान कई अहम चर्चा की जाएगी। बैठकों का आयोजन होगा जिसमें कई देश के प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। आपको कई बार बताया गया है, पता भी होगा कि 1 दिसंबर 2022 से 1 दिसंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता भारत को मिली है, जिसमें विभिन्न जगहों पर कई बैठकों का आयोजन किया जाएगा। गोवा में, भोपाल में, इंदौर में, लखनऊ में, पटना में, कलकत्ता में, कई जगह इसका आयोजन होगा और कई महत्वपूर्ण मीटिंग भी होंगी। इस संबंध में संवाददाता सम्मेलन से बात करते हुए विदेश मंत्रालय के सलाहकार चंचल सरकार ने बताया कि G20 इंडिया के फाइनेंस ट्रैक के तहत ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी GPFI वर्किंग ग्रुप की देश में यह पहली बैठक है जो कोलकाता में होने जा रही है। कोलकाता के न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में होगी ये बैठक। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में हम पहली न्यूज ले रहे हैं कि भारत बनेगा डिजिटल सुपर पावर। अब देखिए, वर्ष 2023 में डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल यानी DPDP और डिजिटल इंडिया बिल के कानून बनने की पूरी उम्मीद है। दोनों बिलों के कानून बन जाने से आम लोगों में डिजिटल सुविधाएं और सुरक्षा बढ़ाने के साथ भारत डिजिटल दुनिया में सुपर पावर बन सकता है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। इस साल जो G20 की अध्यक्षता भारत के हाथ में आई है और भारत G20 समूह की बैठकों में डाटा शेयरिंग को लेकर एक आपसी सहमति बनाने की भी कोशिश कर सकता है। अगर हम बात करें कि इस मसौदे में भरोसेमंद देशों के साथ भारत जो है वो डाटा शेयरिंग का प्रस्ताव रख सकता है और इसमें यह भी कहा गया है कि भारत अपने भरोसेमंद साथी देशों के साथ डाटा शेयर कर सकता है, जैसे जापान हो गया, फ्रांस हो गया, रूस, अमेरिका, इन सब के साथ डाटा शेयर कर सकता है। आगे इसमें भी बताया गया है न्यूज़ में कि G20 के पूर्व की बैठकों में भी आपस में डाटा शेयरिंग को लेकर चर्चा की गई थी, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका था। भारत सीमा पार डाटा शेयरिंग को लेकर फ्रेमवर्क पेश कर सकता है। इसका फायदा बौद्धिक संपदा और व्यक्तिगत सूचना की सुरक्षा के साथ साइबर सुरक्षा को भी मिलेगा। इसमें ये बताया गया है कि एक अनुमान अगर हम लगाएं तो जो GDP में 2.3 लाख करोड़ डॉलर का योगदान सीमा पार डाटा शेयरिंग का है। बहुत बड़ा रेशियो है ये तो। सीमा पार भरोसेमंद देशों के साथ डाटा शेयरिंग से भारतीय स्टार्टअप को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी और इसके साथ ही डिजिटल कंपनियों को वैश्विक स्तर पर उभरने का मौका भी मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि स्टार रेटिंग से 20% तक महंगे हो जाएंगे छत वाले पंखे। यानी कि अभी तक आप जो फ्रिज लेते थे या फिर AC खरीदते थे तो उसमें स्टार रेटिंग होती है। आप अगर 5 स्टार रेटिंग लेते हैं तो आपके बिल में यानी कि वो जो पावर है वो कम कंज्यूम करता है और सप्लाई उतनी ही करता है। तो इसी तरीके से अब पंखों में भी जो सीलिंग फैन होते हैं उसमें भी ये स्टार रेटिंग आएगी। यानी ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने छत वाले पंखों के लिए भी 1 जनवरी 2023 से स्टार रेटिंग प्रणाली को एक जरूरी यानी अनिवार्य कर दिया है। नए नियम लागू होने से यह पंखे 8 से 20% तक महंगे भी हो सकते हैं। स्टार रेटिंग के तहत जिन्हें 1 स्टार मिलेगा वो 30% तक बिजली बचाएंगे और जिन्हें 5 स्टार मिलेगा वो 50% तक बिजली बचाएंगे। अगर हम हालांकि सभी कंपनियों ने जैसे मान लीजिए हैवेल्स, ओरिएंट इलेक्ट्रॉनिक, उषा इंटरनेशनल, इन सभी ने इस नियम का स्वागत किया है, लेकिन कंपनी ने यह भी कहा है कि अब इसमें जो मोटर लगती है वो चेंज करनी पड़ेगी और उसको हमें निर्यात करना पड़ेगा। तो इस वजह से 20% तक इसके रेट में वृद्धि हो सकती है और 5 स्टार रेटिंग पंखों के लिए नई आयातित मोटर लगानी पड़ेगी।
तो यह स्टार रेटिंग सेवा के आधार पर भी तय की जाएगी, यह भी इसमें बताया गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है कि घरेलू एयरलाइंस को हर वर्ष बेड़े में जोड़ने होंगे 100 विमान। देखिए विमानन क्षेत्र जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है उसके मुताबिक अगले कुछ वर्षों में विमान कंपनियां अपने बेड़े में 100 विमान प्रति वर्ष शामिल कर सकती हैं। अगर हम बात करें 2013 में तो जितनी भी कंपनियां एयरलाइंस की हैं इंडिया में उनके पास टोटल 400 विमान थे, जो 2021-22 में 700 हो गए। बेड़े में विमान जोड़ने की अगर यही गति बरकरार रही तो 2027 तक विमानन कंपनियों के पास 1200 विमान होंगे। और कुछ दिन पहले ही इंडिगो ने हर साल अपने बेड़े में 300 विमानों को जोड़ने का ऐलान भी किया है। आगे बताया गया है कि बेड़ों को बढ़ाने का फैसला पूर्णतः वाणिज्यिक है और इसलिए प्रत्येक एयरलाइंस वाणिज्यिक व्यवहार्यता, यातायात की मांग और अपनी व्यावसायिक योजना को ध्यान में रखते हुए बेड़े में नए विमानों को शामिल करने का निर्णय लेगा। 2023-24 में 37.1 करोड़ हवाई यात्री होंगे, जिनकी संख्या 2024-25 में 41.2 करोड़ तक बढ़ सकती है। अगर हम वही बात करें 2014 में 74 एयरपोर्ट थे, जो 2022 में 141 एयरपोर्ट हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं जो है इंटरनेशनल पेज से। इंटरनेशनल पेज पर पहली न्यूज़ है कि चीन ने 3 साल बाद आवागमन के लिए अपनी सभी सीमाओं को खोल दिया है। बीच में इन्होंने बंद किया था, फिर कोरोना संक्रमण की पाबंदियां लगाई गई और उसके बाद अब पूरी तरीके से इसे ओपन कर दिया गया है। हालांकि चीन में बार बार न्यूज़ में यही दिखाया जा रहा है कि वहां पर कोरोना बुरी तरीके से फैला हुआ है। तब चीन ऐसा क्यों कर रहा है, चीन की क्या रणनीति है, शायद वो इसे और फैलाना चाहता है, यही रणनीति हो सकती है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। क्यूबा के लिए जासूसी करने वाली पूर्व अमेरिकी रक्षा खुफिया विश्लेषक रिहा। क्यूबा के लिए जासूसी करने के मामले में दोषी ठहराई गई अमेरिकी रक्षा खुफिया एजेंसी की एक पूर्व विश्लेषक 65 वर्षीय एना बेलन मोंटेस को रिहा कर दिया गया है। वह छद्म रूप से इस एजेंसी में काम कर रही थी। वह 20 साल से भी अधिक समय से जेल में थी। उसे अब टेक्सास के फोर्ट वर्थ स्थित एक संघीय जेल से रिहा कर दिया गया है। संघीय कारागार ब्यूरो के प्रवक्ता स्कॉट टेलर ने इसकी पुष्टि की है। और इस पेज पर ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है जिसे हम डिस्कस करें। तो ये आज का यानी 9 जनवरी 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।